पिछले 4 अरब सालों से कई प्रकार के जीव हमारी दुनिया की रणभूमि में कामयाबी से जीवित रहते आए हैं। सबसे ताकतवर ही जिंदा बच पाते हैं और जो बदलते हालातों के साथ नहीं बदलते वो मिट जाते हैं। इस परीक्षा में कौन से जीव खरे उतरेंगे? अनोखी प्रजनन रणनीतियों द्वारा सभी जीव कोशिश करते हैं कि उनकी अगली पीढ़ी और ताकतवर हो। कुदरत की मांग है कि वो जीवित रहने का सबसे अच्छा तरीका चुने और वो इस मांग को पूरा करने की हर संभव कोशिश करते हैं। अपने ज्यादा से ज्यादा जीन्स को आगे बढ़ाने की जद्दोजहद विकास के अनंत चक्र का एक अहम हिस्सा है। जो जिंदा बचेगा, जीत उसी की होगी। अपनी प्रजाति को जीवित रखने के लिए जीव निराली और आश्चर्यजनक प्रजनन रणनीतियों को अपनाते हैं। आज तक एक कामयाब प्रजनन की ओर प्रकृति का सही स्वभाव दुनिया के जीवन चक्र को घुमाता आया है। दक्षिणी अमेरिका के घने वर्षा वन धरती को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले जंगलों में से एक हैं। जंगल में भूरे पानी से भरा एक दलदल है। ये अनोखा रंग इसे मिलता है गिरी हुई मुरझाई पत्तियों से। पर इस पानी में कुछ जीवित भी है, मुरझाई पत्तियों के बीच। देखने में वो भी मुरझाई पत्ती लगती है और वो अपना ज्यादातर वक्त दलदल में ही बिताती है। इसका चपटा शरीर काफी अनोखा है, लेकिन उसकी पीठ मधुमक्खी के छत्ते के आकार की है। अचानक इसकी त्वचा से कुछ निकलकर बाहर आया। मेंढक के बच्चे अपनी मां की पीठ से छोटे छोटे स्प्राउट्स की तरह उग निकलते हैं। अजीब से प्रजनन के तरीके वाले ये मेंढक सूरीनाम टोड्स हैं, पीपा पीपा। बारिश का मौसम आ चुका है। और इस मौसम के गुजरते ही ये दलदल प्लैंकटन से भर जाएगा। पानी में रहने वाले जंतुओं और पौधों के लिए स्वस्थ प्रजनन का ये अच्छा मौका है। छोटी मछलियां खाने वाले पीपा पीपा के लिए ये प्रजनन का अच्छा वक्त है। ये पीपा पीपा जो पत्ती की तरह फर्श से चपटा होकर लेटा है, इसकी पीठ चौड़ी है जिस पर स्पाइक्स भी हैं। क्योंकि ये चपटे हैं, ये आसानी से अपने स्वाभाविक दुश्मनों से बच सकते हैं। नर संभोग के लिए मादा की पीठ पर सवार हो जाता है। दुनिया में लगभग 7,700 एम्फिबियन स्पीसीज हैं, पर इनका प्रजनन का तरीका सबसे अजीब है। संभोग के बाद मादा की पीठ बहुत खुरदरी हो जाती है। लावा के ठंडे होने पर बनने वाली ज्वालामुखी चट्टानों की तरह इसकी पीठ छेदों से भर जाती है। ये छेद जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखते हैं, इनमें मौजूद हैं पीपा पीपा के अंडे।
मादा की चपटी पीठ धीरे धीरे मोटी होकर अंडों की सुरक्षा करने के लिए सही आकार ले लेती है। मादा अपने बच्चों को 5 महीनों तक अपने पीठ पर पालती है। ये बच्चे अपनी जिंदगी के शुरुआती दिन अपनी माँ के पीठ पर बिताते हैं और नन्हे मेंढकों का रूप ले लेते हैं। मादा को हर 30 मिनट में सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है और अपने बच्चों को ऑक्सीजन देने के लिए वो और सतर्क हो जाती है। करीब 100 अंडों की देखभाल करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये रहा इनका खाना। उसकी नन्ही आंखें शिकार पर पड़ चुकी हैं। पूरी तरह से स्थिर रहकर वो एक पल में मछली को पकड़ लेती है। उसका बड़ा मुंह और लंबी टांगे शिकार करने में मदद करते हैं। अपने बच्चों के साथ एक होकर पीपा पीपा बलिदान करने वाली प्रजनन रणनीति इस्तेमाल करती है। भारी मात्रा में अंडे देने के आसान तरीके के मुकाबले पोषण के इस तरीके में ज्यादा मेहनत लगती है, पर इस तरीके से ज्यादा बच्चे भी जिंदा रहते हैं। इन बच्चों का जन्म अपनी मां द्वारा दी गई सुरक्षा के कारण हो पाया है। ये दुनिया में इतनी तेजी से आते हैं मानो इसी का इंतजार कर रहे हों। प्रजनन का मौसम खत्म होते होते मादा की पीठ पर बच्चों को जन्म देने के निशान पड़ चुके हैं। प्रक्रिया चाहे कितनी ही दर्दनाक क्यों न हो, सफल प्रजनन के लिए ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अगर आप जिंदा नहीं बच पाए तो आपके होने का सबूत जीवन के इतिहास में बस एक धुंधली याद बनकर रह जाता है। एक और सूरीनाम टोड अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। दूसरी ओर कोरियन टोड्स अपनी सारी ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा अंडे देने में लगाते हैं। ये इन मेंढकों के प्रजनन का मौसम है। मादा को जीतने के लिए नरों के बीच मुकाबला होता है। मादा मेंढक संभोग के प्रक्रिया के बीच है, पर बाकी मेंढक हार नहीं मान रहे। अगर इस नर मेंढक ने आज हार मान ली तो शायद इसके जीन्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक मादा मेंढक एक बार में 30,000 से ज्यादा अंडे देती है। वो काले अंडे देती है एक जली जैसी ट्यूब में, जिसकी लंबाई 52 फुट से ज्यादा होती है। पालन पोषण की जगह ये मेंढक सारी ऊर्जा ज्यादा अंडे देने में लगाते हैं। नर की संभोग करने की प्रबल इच्छा की वजह से वो मादा की पीठ को जकड़ कर रखता है, पर एक दूसरा नर उसके साथी को चुराने की कोशिश कर रहा है। उसकी निरंतर कोशिश उसके सिर पर एक दमदार लात पड़वाती है।
साथी की तलाश ये मेंढक जमकर करते हैं, मानो ये सवाल जीने मरने का हो, पर वो उनके अंडों की देखभाल नहीं करते। उनकी प्रजनन की रणनीति सिर्फ और सिर्फ मात्रा पर निर्धारित है। नदी के किनारे अंधेरा हो चला है। एक निम्फ लंबे वक्त से संभोग करने के मौके के इंतजार में है। तीन साल बतौर एक निम्फ बिताने वाले इस जीव का नाम मेफ्लाई है। कोरिया में मेफ्लाइज की तकरीबन 80 अलग प्रजातियां हैं। विकसित होने के बाद मेफ्लाइज हवा में नाच उठती हैं। लग रहा है जैसे सारे नर त्योहार की खुशी मना रहे हैं। माताओं की नजर में आने के लिए ये दिल खोल कर नाचते हैं। संभोग भी हवा में ही किया जाता है, एक पल में। पंख मिलते ही मेफ्लाइज बड़े बड़े झुंड में संभोग करती हैं। उड़ने की कला से पहली दफा परिचय होते ही उन्हें उड़ना पड़ता है। अगर कायदे से देखें तो ये इनकी जिंदगी की पहली उड़ान है। शायद इसीलिए इनमें से कई शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाते हैं। इस छोटे से जीवन काल में मेफ्लाइज उड़ना सीखने में वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। इसीलिए वो झुंड में उड़कर अपने शिकारियों को पछाड़ देते हैं। इसी वजह से हम उनका यह अनोखा नाच देख पाते हैं। मेफ्लाइज प्रजनन करने के लिए अपनी सारी जिंदगी बिता देते हैं। शायद इसीलिए जब तक वो अपने वयस्क रूप में आते हैं तब तक उनके पास मुंह का सिर्फ एक हिस्सा ही बचता है, क्योंकि वो सारा ध्यान प्रजनन पर लगा देते हैं। प्रजनन ही उनके जीवन का लक्ष्य है। संभोग के बाद मेफ्लाइज भारी मात्रा में अंडे देती हैं। मेफ्लाइज के जीवन के आखिरी पलों में भी एक शिकारी शामिल होता है। इन नाजुक मेफ्लाइज की पीढ़ियों के जीवित रहने का एक ही तरीका है, वो है भारी मात्रा में प्रजनन करना। मेफ्लाई मरने से पहले पानी में ज्यादा से ज्यादा अंडे देने के लिए सारी जान लगा देती है। इनमें से ज्यादातर अंडे मछलियां खा लेती हैं। अगर इनमें से कुछ अंडे भी बच जाते हैं तो इन मेफ्लाइज की मौत जाया नहीं होगी। जीवन और मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। हर रात प्यार में नाचती ये मेफ्लाइज काले आसमान को सजाती हैं। मेफ्लाइज पहली बार 43 करोड़ साल पहले नजर आई थी, और शायद इनके प्रजनन करने का यह तरीका ही इनके जीवन का रहस्य है। सभी जिंदा जीवों का आखिरी लक्ष्य प्रजनन है।
प्रकृति की मांग के अनुसार जीवों को चुना जाता है और वो इसी हिसाब से विकसित होते हैं। कभी कभी ये फैसले उनके जीवन के लिए नुकसानदायक होते हैं। प्रकृति अपने आप में ही वो रहस्यमयी शक्ति है जो जीवों को मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करती है। 1 सेंटीमीटर से भी छोटा ये कीड़ा खाने की तलाश में पत्तियों पर चढ़ता जा रहा है। लंबे एंटेना और पतली कमर की वजह से ये किसी चींटी की तरह दिखता है, पर असल में ये एक स्टॉक आइड फ्लाई है। इसके ये एंटीनास बहुत ही निराले हैं, क्योंकि ये लंबे स्टॉक्स एंटेनास नहीं, इसकी आंखें हैं। आम मक्खियों के मुकाबले इनकी बदौलत स्टॉक आइड फ्लाइज का फील्ड विजन कहीं ज्यादा चौड़ा होता है। क्योंकि आंखें एक दूसरे से काफी दूर हैं, सिर्फ एक मुंह वाली इन स्टॉक आइड फ्लाइज का रूप विचित्र होता है। स्टॉक आइड फ्लाइज अपनी आंखों का बहुत ख्याल रखते हैं। मौका मिलते ही ये अपनी आंखों की सफाई में जुट जाते हैं। जीवन की नई शुरुआत में स्टॉक आइड फ्लाइज की आंखें चेहरे से जुड़ी होती हैं। ये नाजुक मक्खियां जो उड़ नहीं सकती, अपनी सुरक्षा के लिए ऊपर चढ़कर पत्ते तलाशती हैं। वक्त के साथ साथ वो बदलने लगते हैं और बदलाव की शुरुआत आंखों से ही होती है। वो सांस लेता है और मानो किसी गुब्बारे की तरह वो अपनी आंखों की पुतलियों को फुलाकर बाहर निकालता है। आखिर आई स्टॉक्स का ये लंबा आकार ही क्यों चुना गया है? आम मक्खियों की तरह स्टॉक आइड फ्लाइज की आंखें कंपाउंड होती हैं, जिसकी बदौलत वो जल्दी और अच्छे से चीजों को परख पाते हैं। और क्योंकि आंखें एक दूसरे से बहुत दूर हैं, ये ज्यादा से ज्यादा हिस्सा देख पाते हैं। पर उड़ान के दौरान कहानी बदल जाती है। यही आंखें इनके लिए परेशानी बन जाती हैं। इनके इसी चौड़े फील्ड ऑफ विजन की वजह से ये अपने ठीक सामने आने वाली चीज को नहीं देख पाते। ये बेचारा बदकिस्मती से मकड़ी का खाना बन चुका है। तो इन्हें प्रकृति के द्वारा लंबे आई स्टॉक्स क्यों मिले, जब ये इनके जीवन के लिए हानिकारक हैं? ये स्टॉक आइड फ्लाई अपने आगे के पैरों से आंखों को साफ कर रहा है, जैसे कोई योद्धा युद्ध की तैयारी करता है। ये नर लड़ रहे हैं। वो एक पत्ते को जीतने के लिए मुकाबला कर रहे हैं। जंग के नियम काफी आसान है। जिसकी आंखें और पैर ज्यादा लंबे होंगे, जीत उसी की होगी। वो आमने सामने आकर अपनी आंखों की लंबाई की बराबरी करते हैं और उनमें से एक को एहसास होता है कि वो मुकाबला हार चुका है। इस बार दोनों मक्खियों का आकार एक समान है। बाईं ओर वाले ने पहले बार किया अपने लंबे आगे के पैरों से, पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जवाबी हमले से वो पीछे हट जाता है। वो पहले ही वार के बाद पीछे हट जाता है। हारे हुए खिलाड़ी विरोध नहीं कर सकते। लंबी आई स्टॉक्स का होना एक स्टॉक आइड फ्लाई के लिए बहुत अच्छी बात है।
पर इनकी ये आंखें इनके जीवन में मुश्किलें भी खड़ी करती हैं। तो इन्हें इन लंबी आई स्टॉक से क्यों नवाजा गया? ये फैसला ना प्रकृति का था और ना ही नर स्टॉक-आइड फ्लाइज का। इस सवाल का जवाब इनके संभोग करने की प्रक्रिया में मिलेगा। नर की लंबी आंखें संभोग के दौरान एक अहम भूमिका निभाती हैं। मादा को जीतने के लिए नर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। मादाओं को वो नर पसंद आते हैं जिनकी आंखें दूर हों। एक और नर इस मादा को आकर्षित करने की कोशिश करता है। दूसरे नर का ध्यान भटकते ही वो हमला करता है, पर उसका विरोधी कल्पना से ज्यादा ताकतवर है। वो मादा के पास लौट जाता है। इस प्रजाति में नर की आंखें लंबी होती गईं क्योंकि उसे मादा को आकर्षित करना था। आकर्षक बनने के लिए नरों को असुविधा और खतरे का सामना करना पड़ा। प्रजनन करने का उनके पास यही एक चारा था। मादा जो चाहती है वो उन्हें मानना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ मादाएं ही बच्चों को जन्म दे सकती हैं। संभोग के लिए लिया गया ये फैसला कहीं गलत तो नहीं? ये नर स्टॉक-आइड फ्लाई अपनी आंखें चमका रहा है ताकि मादाओं को आकर्षित कर सके जो उसके बच्चों को जन्म देंगी। मादाओं की पसंद अनुसार इनमें आगे और क्या बदलाव होंगे? दिन के दौरान डाउनटाउन में हमेशा चहल पहल रहती है। इस शहर में हर तरफ इंसान और गाड़ियां ही नजर आती हैं। पर रात होते ही ये शहर पूरी तरह बदल जाता है। इंसानों के सोते ही इंतजार कर रहे ये नन्हे मेहमान बाहर आते हैं। इंसानों के सोते ही रात के ये जीव अपने छिपने के ठिकानों से निकलकर बिस्तर पर आ जाते हैं। ये है खटमल। कोने में छिपे ये खटमल इंसान के शरीर की गर्मी को भांप लेते हैं और वो रेंगते हुए इंसान के करीब आ जाते हैं। आखिरकार ये खटमल इंसान तक पहुंच ही गया। इंसानी खून के ताजा महक से उत्तेजित होकर ये खाने की तैयारी करता है। अपने सिरिंज नीडल जैसे मुंह को साफ करने के बाद ये तेजी से वार करता है। इसका चपटा शरीर अब फूलने लगा है। वो करीब 8 मिनट तक खाना खाता है और खाते ही रहता है जब तक शरीर का आकार दुगना ना हो जाए। बाकी खून चूसने वाले कीड़े जमा हुआ खून पीते हैं, पर खटमल ताजा खून पीते हैं। लेकिन वो बिना पकड़ में आए अपना पेट कैसे भर लेते हैं?
उनकी लार में ऐसा प्रोटीन होता है जो एक पेन किलर का काम करता है और होस्ट को पता चले बिना वो अपना पेट भर लेते हैं। पेट भरने के बाद वो अपने ठिकानों पर लौट जाते हैं। पेट भरकर खून पीने के बाद अब इनका अगला काम है संभोग। पेट भरने के बाद मादाएं सुस्त हो जाती हैं और उनका मोटा शरीर संभोग को आसान बना देता है। पर खटमल का संभोग बहुत घिनौना और हिंसक होने के लिए जाना जाता है। नर मादा के पेट में अपना नुकीला प्रजनन का अंग चुभा देता है और उसके शरीर में अपने शुक्राणु छोड़ देता है। खटमल के संभोग में रोमांस कम और हमला ज्यादा होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि नरों के शुक्राणु प्राप्त करने के लिए मादाओं के पास प्रजनन अंग नहीं होते। जब नर मादा के पेट में अपने शुक्राणु छोड़ देता है तो शुक्राणु हीमोलिम्फ के माध्यम से सेमिनल कॉन्सेप्टिकल्स नाम के एक अंग तक जाते हैं और गर्भधारण होने तक वहीं रहते हैं। पर नर खटमलों को ऐसा हिंसक तरीका क्यों अपनाना पड़ा? नर दर्जनों बार संभोग करने की कोशिश करते हैं। नरों की संख्या मादाओं से ज्यादा होने पर हालात हिंसक हो जाते हैं। जब कभी वो किसी मादा को देखते हैं तो उस पर चढ़कर वो उसके पेट में अपने शुक्राणु छोड़ देते हैं और घाव के भरने से पहले ही कुछ मादाएं मर जाती हैं। तो आखिर प्रकृति ने खटमलों के लिए इतना हिंसक और निर्दयी प्रजनन का तरीका क्यों चुना? क्योंकि ऐसा करने से सबसे ताकतवर नर की पीढ़ी ही आगे बढ़ती है। जितनी बार वो संभोग करते हैं उनके शुक्राणु के जीतने की संभावना भी उतनी ज्यादा होती है। ये हर कीमत पर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जरा सोचिए, हमेशा मौत के मुंह में रहने वाले खटमलों के लिए ये निर्दयी और असरदार प्रजनन की रणनीति शायद आवश्यक थी। वसंत का मौसम आ चुका है और फूल खिलने से धरती महक उठी है। फूल संभोग के लिए सही मौसम के आने का संकेत देते हैं, जिस पर सबसे पहली प्रतिक्रिया कीड़ों की होती है। मधुमक्खियों की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वो 1 किलोमीटर के दायरे में हर फूल को सूंघ लेती हैं। फूलों से नेक्टर निकालने के बाद ये पोलन को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाती हैं। तेज महक वाले फूल कीड़ों के मिलने का स्थान बन जाते हैं। उन्हें अपने साथी को ढूंढने तक की जरूरत नहीं पड़ती। एक दूसरे से मिलते ही वो संभोग करते हैं। वो नेक्टर पीते हुए भी संभोग कर सकते हैं, यानी एक साथ 2 काम। पर वो कीड़े जो फूलों से परे अपना जीवन जीते हैं, उनके लिए अलग संभोग रणनीति की जरूरत होगी। ये छोटा कीड़ा पत्थर से लदी जमीन पर संभोग के लिए मादा को खोज रहा है।
नुकीले जबड़ों के कारण ये खूंखार नजर आते हैं, पर इनका ये रंगीन शानदार बाहरी हिस्सा बेहद खूबसूरत भी है। ये छोटे उस्ताद तेजी से उड़ तो सकते हैं, पर ज्यादा दूर तक नहीं। इसका नाम है टाइगर बीटल। टाइगर बीटल छलांग लगाते हैं, कुछ पलों के लिए उड़ते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं, और उनकी लैंडिंग बिल्कुल स्मूथ नहीं होती। उनके पास पंख तो हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ सकते। पर रेंगने की बात और ही है। इंसानी पैमाने पर नापें तो ये लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगते हैं। तो एक नर टाइगर बीटल साथी की तलाश में बहुत दूर तक जाता है। टाइगर बीटल अपने ताकतवर जबड़ों की मदद से लार्वा के शव को खाते हैं। अब जबकि इसका पेट भर चुका है, यह अपना सफर फिर शुरू करेगा। काफी देर भटकने के बाद टाइगर बीटल अचानक रुक जाता है। आखिरकार उसे मादा मिल ही गई। वो धीरे से मादा के पीछे पहुंचता है। ये मादा उसे बड़ी मुश्किल से मिली है। अब ये बात आगे कैसे बढ़ाएगा? वो उस पर हमला कर देता है, मानो जैसे शिकार कर रहा हो। दंग होकर मादा उसकी कैद से बचने की कोशिश करती है। नर अपने मजबूत जबड़ों की मदद से मादा को जमीन पर चित्त कर देता है। संभोग करने का ये तरीका बहुत हिंसक है। टाइगर बीटल मादाओं की हामी संभोग में मायने नहीं रखती। पूरी प्रक्रिया नर के संभोग करने की इच्छा पर ही निर्भर करती है। नर हर मादा के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, इसीलिए इसे कीड़ों का कैसनोवा भी कहते हैं। मादा टाइगर बीटल की संख्या कम होने पर नर की संभोग करने की भूख बढ़ जाती है। कभी कभी नर अपने जबड़ों से मादा को संभोग के बाद भी जकड़े रखता है, ताकि कोई और नर उसके साथ संभोग ना कर पाए। वो अपने वंश की बढ़ोतरी को लेकर बहुत जज्बाती होते हैं। संभोग के मौसम की समाप्ति पर टाइगर बीटल के इलाके में छोटा सा बदलाव आ जाता है। जमीन पर छोटे छोटे छेद नजर आते हैं। ये छेद मादा टाइगर बीटल ने बनाए हैं। वो छेद में अपना निचला हिस्सा डालती है और अंडे देती है। ज्यादा सुरक्षा के लिए वो अंडे देते वक्त अपने निचले हिस्से को छेद की गहराई तक ले जाने की कोशिश करती है। एक मादा टाइगर बीटल एक छेद में एक अंडा देती है। टाइगर बीटल अपने 2 साल के जीवन काल का 1 साल लार्वे के रूप में बिताते हैं। हालांकि ये लार्वा ही है, पर इसके जबड़े बहुत तेज होते हैं।
टाइगर बीटल मांसाहारी होते हैं और लार्वा के रूप में भी शिकार करते हैं। लार्वा छेद को अपने शरीर से भर देता है। जब चींटी वहां से गुजरती है तो लार्वा उसे पकड़कर छेद में खींच लेता है। वो अपने ताकतवर जबड़ों की मदद से शिकार करते हैं। टाइगर बीटल का ये हिंसक स्वभाव इन छोटे आकार के कीड़ों को जीवित रखने के लिए एक अच्छी रणनीति है। दूसरी तरफ ऐसे कीड़े भी हैं जो शान शौकत भरी जिंदगी अपना चुके हैं। यहां कुछ पेड़ गिरे हुए हैं। सड़ते हुए इन पेड़ों के तनों के नीचे एक नवजात दुनिया में आने की तैयारी कर रहा है। स्पॉटेड लॉन्गहॉर्न बीटल्स वयस्क होने से पहले अपना पूरा एक साल एक सड़ते पेड़ के तने में बिताते हैं। तनों से बाहर आते ही भूखे स्पॉटेड लॉन्गहॉर्न बीटल्स खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। अपने लंबे एंटेनास की मदद से स्पॉटेड लॉन्गहॉर्न बीटल्स खाने की तलाश करते हैं। फूलों की महक इसे रास्ता दिखाती है और ये उसी राह पर निकल पड़ते हैं। इस बीटल ने आखिरकार फूलों की महक पकड़ ही ली। चारों तरफ फूल हैं। ये व्हाइट फॉल स्पाइरिया नेक्टर और पोलन से भरे हुए हैं। ये होगा हमारे बीटल का पहला खाना, जिसका लुत्फ उठाने के लिए वो यहाँ पहुंच चुका है। जोरों की भूख के कारण वो नेक्टर निगलने में व्यस्त हो जाता है। उसके लंबे एंटेनास खाने के बीच बाधा बन रहे हैं, पर क्योंकि ये उनकी बदौलत ही यहाँ तक पहुंचा है, वो शिकायत नहीं कर सकता। दावत के बाद स्पॉटेड लॉन्गहॉर्न बीटल अपने लंबे एंटेनास की मदद से अपने साथी को खोजता है। मादा की गंध ढूंढने के लिए इसके एंटेनास लाजवाब साधन हैं। इसे एक प्यारी सी मादा बीटल मिल चुकी है। वो उसकी पीठ पर चढ़कर उसका दिल जीतने की कोशिश करता है। संभोग प्रक्रिया के दौरान नर अपने मुंह से मादा को धीरे धीरे सहलाकर अपने प्यार का इजहार करता है। ये क्रूर हिंसक संभोग नहीं, बल्कि कोमल और प्यार भरा संभोग है, जिसका आधार आपसी सहमति है। सभी जीवों के प्रजनन की रणनीतियां अलग अलग रूप लेती हैं और विकसित होती रहती हैं। पृथ्वी पर करोड़ों प्रजातियां रहती हैं, और जैसे सभी के अलग अलग रूप हैं, उनके प्रजनन के तरीके भी अलग हैं, जिनमें से कुछ तो हमारी कल्पना के परे हैं। अपनी प्रजाति को नष्ट होने से रोकने और उनके विकास की संभावना को सुरक्षित रखने के लिए ये प्रजनन करते हैं, चाहे वो असुविधाजनक और खतरनाक ही क्यों ना हो। प्रकृति इनकी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए दो रास्ते देती है।
या तो अपने बच्चों की सुरक्षा करे या ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। ये अनोखा जीव है एक मैंटिस श्रिम्प। इनकी आंखें अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट देख लेती हैं और 360 डिग्री घूम सकती हैं। साथ ही इसके पंजे बहुत ताकतवर होते हैं। संभोग के बाद मादा श्रिम्प अपना ज्यादातर वक्त गुफा में बिताती है। वो पूरे दिन अपने अंडों को साथ लेकर चलती है और उस वक्त हल्की सी हलचल से भी आक्रामक हो जाती है। वो हर समय अपने अंडों का भार ढोती है, इसीलिए शिकार करना और शिकारियों से बचना मुश्किल होता है। वो सुख सुविधा की जगह अपने अंडों की सुरक्षा चुनती है। उसे खुद से ज्यादा अपने अंडों की परवाह है। प्रजनन की खातिर उसे कई कुर्बानियां देनी होंगी। कम आबादी वाली प्रजातियों के लिए पोषण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना संभोग। जॉफिश जीवन में एक ही साथी चुनते हैं और अंडों की रक्षा करने का काम नर जॉफिश का होता है। वो किसी को अपने पास आने नहीं देते। वो अपने मुंह में 500 अंडे रखते हैं और अंडों से बच्चे निकलने में जो 7 दिन लगते हैं, उन दिनों में तो वो खाना तक नहीं खाते। पोषण की इससे ज्यादा कामयाब रणनीति और क्या होगी? जीव प्रजनन की निराली और अनोखी रणनीतियों का प्रदर्शन करते हैं। जन्म देना सब्र और धीरज का काम है। एक मादा मकड़ी अपने अंडे लेकर जा रही है। अखरोट की तरह दिखने वाली एक थैली जो उसके पेट के अंत से जुड़ी हुई है। इस थैली के अंदर उसके बच्चे हैं। ये एक वुल्फ स्पाइडर है जो काफी तेजी से आगे बढ़ सकती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए ये धीमी गति से चल रही है। मकड़ियां इस थैली को तोड़कर इससे बाहर आती हैं। लेकिन बाहर निकलकर बिखरने की जगह वो अपनी मां की पीठ पर चढ़ जाती हैं। ये मकड़ियां अपनी मां से एक पल के लिए भी अलग नहीं होती। इसे डर है कि कहीं इसका कोई बच्चा गिर न जाए। क्या ये रवैया इसकी ममता की वजह से है? बच्चों के गिर जाने के डर से जब तक इसका हर एक बच्चा पीठ पर नहीं आ जाता, ये हिलती तक नहीं। बच्चों का वजन सहना चाहे जितना ही कठिन क्यों ना हो। वो उनके साथ ही खाने की तलाश करेगी। वो ज्यादा हिलडुल नहीं सकती, इससे खतरा भी बढ़ जाता है। पर प्रकृति का चयन और प्रजनन की शक्तिशाली इच्छा की वजह से वुल्फ स्पाइडर ये काम करती है। ये नन्ही मकड़ियां दुनिया देखने के लिए उत्सुक हैं। वो उस घर में रहती हैं जो उनकी मां ने उनके लिए बनाया है और अब वो बाहरी दुनिया में जाएंगी। वो ईख के पत्ते से बने एक छोटे से घर में रह रही थी। किसी ने बड़ी चालाकी से इस पत्ते को मोड़ा था।
दरअसल ईख की सभी पत्तियां सिरे पर मुड़ जाती हैं और एक थैले का आकार ले लेती हैं। तो इन बेमिसाल घरों का निर्माण किसने किया? ये जगह बाकी दुनिया से पूरी तरह से अलग है। मकड़ियों की रक्षा करने के लिए इन घरों का निर्माण लीफ कर्लिंग सैक स्पाइडर ने किया है। बिना किसी ब्लूप्रिंट के बनाए गए ये घर कमाल के हैं। शानदार निर्माण की तकनीक की बदौलत ये कुछ ही पलों में सुरक्षित ठिकाने को बना लेती है। पत्ते के किनारे आपस में ऐसे मिले हैं मानो जैसे किसी रूलर से नाप कर बनाया गया हो। मादा हजारों बार आगे पीछे जाकर अपने अंडों को स्पाइडर सिल्क से ढक देती है। इस मेहनत की बदौलत अंडे सुरक्षित रूप से विकसित होंगे। मां दिन रात अंडों का ख्याल रखती है बगैर खाए, ताकि अंडों पर कोई हमला ना कर सके। मां के प्यार की बदौलत बच्चे अंडों से बाहर निकलने लगते हैं। मखमली जालों के बीच मकड़ी के बच्चे नजर आ रहे हैं। लीफ कर्लिंग सैक स्पाइडर के बच्चे स्पाइडर सिल्क सैक को तोड़कर बाहर आ गए हैं। अपनी मां की देखभाल की बदौलत बड़ी संख्या में मकड़ियां कामयाबी से जन्म लेती हैं। पैदा होते ही इन बच्चों को अपना खाना खुद ढूंढना होगा। कठोर दुनिया का सामना करने के लिए इन्हें अपना पेट भरना होगा। पर ये बच्चे अभी शिकार के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर ये जीवित कैसे रहेंगे? चौंकाने वाली बात यह है कि अपने भूखे बच्चों के आगे मां खुद को खाने के तौर पर पेश कर देती है। वो तब तक नहीं हिलती जब तक उसके बच्चे उसे पूरी तरह खा नहीं लेते। लीफ कर्लिंग सैक स्पाइडर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए खुशी खुशी मौत को गले लगा लेती है। अपनी मां को मारने वाले ये बच्चे आपको निर्दयी लगेंगे, पर प्रकृति में हर अंत के साथ एक नई शुरुआत भी होती है। जैसे इनकी मां का अंत इनके लिए नई जिंदगी लेकर आया है। जीवन चक्र के चलते रहने के लिए प्रजनन जरूरी है। चाहे ये हमें स्वार्थी लगे, हिंसक लगे या मृत्यु की ओर ले जाए, हर पल बदलती इस पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए हर जीव अपनी किस्मत प्रकृति के चयन पर सौंप देता है। प्रकृति का ये कठोर नियम इंसानी समाज से परे है। जन्म के रहस्य के पीछे ऐसी अद्भुत रणनीतियां हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा। आने वाले भविष्य को नजर में रखकर ये जीव प्रजनन का सबसे कारगर तरीका चुनते हैं। परिस्थिति से लगातार जूझते हुए जीवित रहने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, इस गुत्थी को सुलझाने का ही नाम है जीवन।